बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जो कानून बनाया गया था, ओनरशिप का कानून, इनकी तरफ से कहा गया कि कब्ज़े छुड़ाए जाएंगे। कब्ज़ा माफिया वाकई पाकिस्तान में, पंजाब में भी बड़ा ही बुरुएकार है, ज़ालमाना इसके हाथ हैं। इसको हर तरीके से रोके जाने की ज़रूरत है। लेकिन इनकी तरफ से जो कानून बना दिया गया उस पर रही कबासी। ये मौलाना ताहिर उल कादरी, अल्लामा ताहिर उल कादरी, डॉक्टर ताहिर उल कादरी के साथी हैं। उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है कि ये जाती उमरा के करीब एक रकबा है, एक जगह है, उस पर कब्ज़ा करने के लिए ये कानून बनाया गया था। ये कानून बन गया, इसके साथ ही कई जगहों से कब्ज़े वागुजार हो गए। लेकिन इस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जैसे ही आलिया नीलम साहिबा की तरफ से इसको मुअत्तल किया गया, ऑर्डिनेंस को ख़त्म किया गया, उनके खिलाफ बयानबाजी होने लगी। सूबाई असम्बली के अंदर भी तकरीरें हुई। जैसा कि आपको बताया कि सिकंदर हयात साहब की तरफ से जो वज़ीर तालीम है, कितना उठ के एड़ियों के बल खड़े होके, पंजों के बल खड़े होके उनकी तरफ से जज साहब के बारे में, अदलिया के बारे में जो कुछ कहा गया, ये किस तरह से इनकी तरफ से कब्जा माफिया की हमायत की जा रही है। खुद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी ऐसा ही कहा, उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि ये लगता है कि कब्जा माफिया की हमायत हो रही है। तो इस पर फिर आलिया नीलम साहिबा की तरफ से जो कुछ कहा गया वो भी सुनने के काबिल है, सुनने के लायक है। समाज के दौरान उनकी तरफ से इनके फट्टे चक दिए गए। कैसे फट्टे चके गए, ये आपके सामने पूरी खबर रखते हैं। मुलाहिजा कीजिए कि मैडम की तरफ से क्या कहा गया और वहाँ पे हुकूमत के वकील किस तरह से लाजवाब हो के रह गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ दायर मजीद 18 दरखास्तें एतराज़ात दुरुस्त होने के बाद फुल कोर्ट के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत कर दी। अदालत ने कमेटियों की कार्रवाइयों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। दौरान समाअत अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के बावजूद कमेटियां कैसे कार्रवाई कर रही हैं। आप अनारकी फैला रहे हैं, आपको नताज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑर्डिनेंस में लिखा गया है कि DC ट्रिब्यूनल के इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। पंजाब हुकूमत का वकील अदालत में कोई जवाब न दे सका। अदालत ने कहा कि आपके पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं। आपका कानून था कि सिविल कोर्ट में केस होगा तो DC अदालत में दरखास्त देगा। सिविल कोर्ट में दरखास्त देना तो दूर, हाई कोर्ट के अहकामात को भी उड़ा दिया गया। ये लीगल इश्यूज हैं, ऐसे आप काम करेंगे तो सोसाइटी में अनारकी फैलेगी। कानून शहादत को आपने ख़त्म कर दिया है, जिसको आईन पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ देता है। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि प्रॉपर्टी पर कब्जा लिया गया, मगर डिप्टी कमिश्नर तहरीरी अहकामात नहीं दे रहा। वकील अदालत में कहता है कि अभी रूल्स आने बाकी हैं। अदालत ने कहा कि रूल्स कब आने हैं, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बगैर रूल्स बने कैसे कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। आप ये बताइए कि जब DC ऑर्डर नहीं देगा तो मुतासरा फरीक ऑर्डर चैलेंज कैसे करेगा। मुतासरा फरीक ने बगैर ऑर्डर के दरखास्तें दी तो ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया। अब आप ये बताएं कि मुतासरा फरीक कहाँ जाएं। ये आपके सामने जो मुतासरा शख्स खड़ा है, आप बताएं इनके पास क्या ऑप्शन है। कानून मुकम्मल होता है या नामुकम्मल कुछ नहीं होता। अदालत में केस आने के बाद आपने ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन किया है। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि DC शेखुपुरा ने जुबानी तौर पर कब्जे का ऑर्डर दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि तमाम दरखास्तों में संगीन नोयत के इल्जामात हैं। हम इसलिए हर केस देख रहे हैं कि आपको पता चले कि क्या हो रहा है, आपको पता चले कि कानून क्या था और काम क्या हो रहा था। आपके इल्म में आए बगैर कैसे इख्तियार से तजावुज किया जा रहा है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि हाई कोर्ट में केस ज़ेरे समाअत था, इसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर ने कब्जा करवाया। अदालत ने कहा कि एक्ट में है कि अगर मामला सिविल कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा होगा तो DC मुतलका कोर्ट में दरखास्त देगा। सिविल कोर्ट पाबंद होगी कि केस को ट्रिब्यूनल को भिजवाया जाए। सरकारी वकील साहब बताइए कि इस नुक्ते पर क्या अमल हो रहा है। ये जो शोर मचाया जा रहा है सारे जहां में, काम तो फिर काम होता है, आपके कानून में तो कुछ भी नहीं लिखा। ये बताइए कि कहाँ लिखा है कमेटियां कब्जा दिलवाएंगी। कानून में है कि ट्रिब्यूनल की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कब्जा होगा। पैरा कैसे कब्जा दिलवा रहा है। कमेटी पैरा को कहती है, पैरा कब्जा दिलवा देती है बगैर किसी ऑर्डर के।
زبانی طور پر قبضے کیسے دلوائے جا رہے ہیں؟ کیا اگر یہ عدالت بغیر آرڈر کے آپ کو کچھ کہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ آپ تو کہیں گے کہ پہلے آرڈر دکھائیں پھر آگے بات کریں گے۔ سرکاری وکیل صاحب بتائیے کہ کیا زبانی احکامات ٹربیونل نے جاری کیے؟ کیا ٹربیونل نے کام شروع کر دیا ہے؟ ابھی تک آپ کے ٹربیونل نے کام شروع نہیں کیا، نہ عملہ ہے، نہ پتہ ہے کہ ٹربیونل کہاں بیٹھیں گے۔ کیا یہ اختیارات سے تجاوز نہیں ہے؟ کیا قانون کا غلط استعمال نہیں ہو رہا؟ تمام چیزیں بتانا پڑیں گی کہ کوئی درخواست آئے تو کس طرح کارروائی ہوگی۔ یہ آپ نے سن لیا کہ کس طرح سے مٹی پلید کر دی گئی ہے۔ ان کی جو ان کے خلاف اس طرح سے بروئے عمل تھے، بروئے کار تھے جو ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ بہرحال قبضہ مافیا کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن یہ کیسے کہہ دیا وزیر صاحب کی طرف سے؟ جیسا کہ ہم نے کل آپ کو اپنے ویلاگ میں سنایا تھا کہ وہاں سے قبضہ واگزار ہوا، وہاں سے ہوا، وہاں سے ہوا، تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ دوبارہ سے قبضہ گروپوں کو انہوں نے قبضہ دلا دیا یا پھر واقعی قبضہ ہوا تھا؟ اس حوالے سے کوئی میکانزم نہیں ہے۔ جو آپ نے سنا کہ عدالت میں کس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی رولز بننے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی ان کی طرف سے کاروائیاں شروع کر دی گئیں۔ اب آ جاتے ہیں حریق عباسی صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کیا کہا ہے وہ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ حریق عباسی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے دیے گئے سٹے کی اصل وجہ یہ رقبہ بتایا جا رہا ہے جو نواز شریف محل اور بحریہ آرکیڈ کے درمیان موجود ہے۔ یہ 20 لوگوں کی وراثتی زمین ہے جس پر مبینہ طور پر قبضہ کرنا مقصود ہے، اور ساتھ ساتھ آپ ویڈیو بھی دیکھتے جائیے۔ تو باقی مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جو کچھ کیا گیا، جس طرح سے رد عمل دیا گیا، جس طرح سے انہوں نے قانون بنایا تھا، اور اس کے بعد جس طرح سے عالیہ نیلم صاحبہ کے بارے میں تنقید کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس پر سارے وکلاء ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے، اور ان کے جو اپنے ہیں اطاعت آرڈر کے قریبی ساتھی جو خود بھی کچھ عرصے کے لیے جج رہ چکے ہیں، آسن بھون، ان کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس کی مذمت کی ہے کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں ایسی بات کرنے والے۔ انہوں نے یہ بھی باور کروایا کہ پہلے بھی ان لوگوں کی طرف سے مسلم لیگ نون کی طرف سے اعظم ندی تارڑ کے بڑے ہی قریبی ساتھی ہیں، ان کا یہ کہہ دینا کہ پہلے بھی ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کو کتنا زیادہ ان کی حکومتیں جاتی رہی تھیں۔ عدلیہ کے حوالے سے محاذ آرائی پر انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے یہ جو قد کیا گیا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طرح سے بات کی، انہوں نے کہا اس کی نہ صرف یہ کہ تردید کی جائے بلکہ اپنے الفاظ واپس لیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سارے وکلاء عالیہ نیلم کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپ رائٹ قسم کی جج ہیں، ان کے فیصلے کو غلط قرار دینا انتہائی زیادہ نامناسب ہے۔ انہوں نے بڑے سخت لہجے میں باتیں کی ہیں۔ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا حصہ رکھتا ہوں کہ آسن بھون کی طرف سے کیا کہا گیا۔ اسی ویڈیو میں جو ان سے بات کر رہا تھا نوجوانوں، اس کی طرف سے پوچھا گیا کہ مریم نواز شریف صاحبان نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تو قبضہ گروپوں کے حامی لگتے ہیں۔ اس پر بھی آسن بھون صاحب کی طرف سے شدید رد عمل آیا۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ آسن بھون اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے تو گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ جو ایکٹ پاس کیا ہے یہ انتہائی غیر آئینی اقدام ہے، جس میں انہوں نے قانون شہادت کو بالکل ختم کر دیا، سی پی سی کی پروویژنز جو ہیں وہ ریڈنڈنٹ کر دی، کرمنل پروسیجر کوڈ کی پروویژن ریڈنڈنٹ کر دی، اور اس کے بعد ایک ایسی پروویژن اس میں ڈال دی کہ اگر کورٹ میں کوئی کیس ہے تو ہمارا ایک کنوینر جا کے کورٹ کو بتائے گا اینڈ ہی تھرڈ پرسن اینڈ ہی شیل ٹرانسفر دی کیس ٹو دی کاسٹ۔ اگر یہی کرنا ہے تو حکومت پنجاب کو چاہیے کہ ایک ایک ایم پی اے لگا دیں جو لوگوں کے سارے کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرے، اور یہ ایک پیرلل نظام جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ یہ ان کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی توہین آمیز رویہ ہے۔ یہاں پہ آپ نے سنا کہ انہوں نے شیل لفظ پر بڑا زور دیا ہے۔ شیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر صورت میں یہ کیا جائے گا۔ اب ذرا چلتے ہیں کہ وزیر خزانہ کو کس نے شرابی بھی کہہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ایسے بندے کو تو سزا دینی چاہیے۔ یہ ہیں محسن بیگ صاحب، اور یہ وہی صاحب ہیں، وہی حضرت ہیں جن کو نگران وزیر اعظم بھی بنایا جا رہا تھا، لیکن یہ نگران وزیر اعظم نہ بن سکے تو ان کی طرف سے کیا کچھ کہا جانے لگا۔ بہرحال ان کی وہاں پہ بھی بڑی بیجا تھی، بڑی دعا سلام تھی، بڑی ان کی وہاں پہ وقت تھی، جہاں سے
वज़ीर आज़म को लगाया जाना था, लेकिन वहाँ पे काकड़ साहब की ज़्यादा सुन ली गई और काकड़ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया। लेकिन मोहसिन बेग साहब इसके बावजूद भी उसी कैंप में रहे। कहा जाता है कि इनसे मशवरा किया गया तो इसहाक डार के हवाले से इन्होंने कहा कि ये इसहाक डार इसने तो मुल्की ख़जाने को लूटा, किसरा से पामाल किया, इनको नहीं बल्कि वज़ीर ख़जाना कोई बाहर से लाया जाना चाहिए, अपनी मर्जी का आप ले आए। तो दो बंदों को फिर बाहर से लाया गया। बाहर से मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून की मुशावरत के बगैर, एक तो वज़ीर ख़जाना साहब और दूसरे वज़ीर दाखिला साहब। ये अमूमी तौर पर कहा जाता है मोहसिन बेग साहब की तरफ से जिस बंदे की सिफारिश की गई थी, शायद उन्होंने इनका काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये अपने ऑफिस में बैठ के मशरूब पीते हैं तो फिर होश गंवा देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इन्होंने हालत कर दी है, जो इन्होंने पाकिस्तान की हालत कर दी है अपने महकमे के थ्रू, तो इनको फांसी लगा देनी चाहिए। बहुत बड़ा और गैर इंसानी मुतालबा है इनका। तो क्या कहा उन्होंने, मैं आपके सामने रख देता हूँ उनके अपने अल्फाज में। ये तस्वीर भी दी गई है। दो चीज़ों को उन्होंने इकट्ठे रखा है। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब को फांसी लगानी चाहिए, ये नाकाम वज़ीर ख़जाना है। आपकी 130 मेजर इंडस्ट्री बंद हो गई हैं, सारी टेक्सटाइल बंद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, और जो उनकी शाम वाली आदतें हैं, जो ये मशरूब पीते हैं, भाई आप सरकारी टाइम पे ये काम नहीं कर सकते। मोहसिन बेग का नाम आगे दिया गया है, तो इनका शायद कोई यूट्यूब पे बयान भी हो। बहरहाल आपके सामने पोस्ट रखी और मीडिया में ये पोस्ट बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुकी है। बाकी चलते चलते बात कर लेते हैं PIA पर। इस हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है कि आरफ हबीब ग्रुप को ये क्यों 135 अरब में बेच दिया गया। तो 10 अरब में पहले ये बेचा जा रहा था ब्लू बर्ड सिटी को, लेकिन वो बेल मंडेना चढ़ सकी तो इनको 135 अरब में फरोख्त कर दिया गया। अब ये पता चला है कि इनसे भी वसूल 10 अरब ही किए जाएंगे। बहरहाल PI जो बहुत बड़ा बोझ बन गया था, अब कहा जा रहा है कि ये तो मुनाफे में जा रहा था। अगर ये मुनाफे में जा रहा था, इसकी निजकारी की गई है, तो इसको फिर भी आप गैर असूली नहीं कह सकते, क्योंकि अब ये मुनाफे में जाने वाला अदारा हो सकता है कि आइंदा सालों में कोई ऐसी पार्टी आ जाती है, ऐसी हुकूमत आ जाती, और ये हुकूमत जो है यही इसको खा जाती, फिर इसने खसारे में जाना था। आप इसको कहें कि खास काम जहां पाक और निजी शोबे के हवाले ये पहले चला जाता है या अब चला गया है, बहरहाल अब उनकी जिम्मेदारी आ गई है। तो जब ये बहुत ही ज़्यादा मुनाफा बख्श हो जाएगा, तो फिर आपको ये भी पता है कि यहाँ पे कितने कितने गुर्गे बैठे हुए हैं। आप अपना हिस्सा मांगेंगे या फिर इसको दोबारा से कौम में आ लिया जाएगा। बहरहाल जिन लोगों की तरफ से खरीदा गया है, हम ये दुआ करते हैं कि ये अदारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और पहले की तरह ये बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस बन जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।